अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये एक मुकम्मल सीरीज़ होगी जिसमें काफ़ी सारी वीडियोस गाए बगाए आती रहेंगी, और ये उन लोगों के लिए है जो ये जानते हैं कि हाउ टू लर्न। यू ऑलवेज लर्न विद बाय मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स आपकी अपनी हो या आपके फेलो कैंडिडेट्स की हों, कोलीग्स की हों, एस्पिरेंट्स की हों। उनसे जब आप सीखना शुरू करते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपकी राइटिंग की ग्रोथ और आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं वीडियोस लेके आऊँगा उन कैंडिडेट्स की जो मुझे अपने एसेस वैल्यूएशन के लिए भेजते हैं, और उनको मैं कैसे एवेलुएट करता हूँ और उनकी वैल्यूएशन से किस तरह से बाद में हम सीख सकते हैं। तो इसमें हम लाइव मैं आपको लेके जाऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हम मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या मिस्टेक्स होती हैं, किस तरह से मिस्टेक्स करते हैं कैंडिडेट्स, और उन मिस्टेक्स के अंदर क्या चीज़ें हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। ये मिस्टेक्स ज़्यादातर मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, पंचुएशन की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, आर्गुमेंट डेवलपमेंट की, इसी तरह से एडजेक्टिव्स की, एडवर्ब्स की, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो गई, और पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की। तो इस तरह की मिस्टेक्स हम देखते हैं, और ये वो मिस्टेक्स हैं जो हर कैंडिडेट के अंदर कॉमन होती हैं, क्योंकि इसके बाहर तो मिस्टेक हो नहीं सकती। तो हम कैसे दूसरों की मिस्टेक्स से सीख सकते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो आइए चलते हैं टूवर्ड्स माय लैपटॉप स्क्रीन, जिस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे एवेल्युएशन होती है और उसमें क्या क्या मिस्टेक्स फाइंड आउट करके हम उनसे कैसे फिर आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू माय लैपटॉप स्क्रीन। वेलकम टू माय लैपटॉप स्क्रीन। हम देखते हैं कि आज क्या टॉपिक है और किस टॉपिक पे हम एसे मार्क करने जा रहे हैं। आज का जो ये जो एसे मुझे कैंडिडेट ने भेजा है, इसका टॉपिक है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एज अ चैलेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म किस तरह से एक चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सबसे पहले तो इस टॉपिक को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है और लिखना क्या है। तो इसमें हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के दरमियान में जो नेक्सस है, इसको हम इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि किस तरह से एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो हाल्ट करती है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिक्रीज करती है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकती है। तो कैसे it's a challenge towards economic development, how it poses threats, and what are the different challenges, in which ways it poses different challenges to economic development. बहरहाल हम आते हैं डायरेक्टली इस एसे की आउटलाइन की तरफ। तो थीसिस स्टेटमेंट में जो दिया गया है, अब इसमें कैंडिडेट ने एक बहुत ही लेंथी थीसिस स्टेटमेंट लिख दी है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो 2 से 3 तरीके हैं। आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे, आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे या तो आप 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स लिख लें। उन बुलेट पॉइंट्स में ये हो कि जो आपका जो मेन क्रक्स है, जो आपका मेन थीम है, मेन आइडिया है एसे के अंदर, वो आप लिखें, या फिर आप थीसिस स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ऑल्दो थीसिस स्टेटमेंट का जो तरीका है, जो मेथड है, ये आपको मार्क्स ज़्यादा देता है, लेकिन दिस इज़ रिस्की। इसमें एग्जामिनर आपकी थीसिस स्टेटमेंट पढ़ेगा, अगर उसको आपकी थीसिस स्टेटमेंट एम्बिगुअस लगेगी, टू द पॉइंट, क्लियर, स्ट्रेट, डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रही होगी एसे को, तो वो आपके एसे को उड़ा देगा। इस थीसिस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम इन पे जरा देखते हैं। लिखा है कि ऑल्दो सम कंट्रीज इंड्योर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, और ये सारा कुछ, ये चीजें आप खुद, क्योंकि वीडियो को पॉज कर करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं इसमें गलतियां इंडिकेट करूंगा। जैसे अब इस कैंडिडेट को मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि यू कैन नॉट राइट टू प्रपोजिशनल फ्रेजेस कंसेक्टिवली इन वन सेंटेंस, ये जो लिखा है। अब इसमें क्या है कि ऑल्दो से लेके डेवलपमेंट तक भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इनफैक्ट बी
एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगर आपने इनफैक्ट को इनकॉर्पोरेट करना ही करना है तो आप इसको एज अ टोन एडवर्ब अपनी राइटिंग में ला सकते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जहां पे लिखा है इससे बाद और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इससे पहले इसको इनके दरमियान में लिखें तो ये एज अ टोन एडवर्ब आपकी राइटिंग को इनहेंस करता है। लेकिन यहाँ पे एक तो सबसे पहले ये गलती है। दूसरे नंबर पे ये है कि मैंने देखा है कि देखें लाइन नंबर 1 से लेके लास्ट लाइन तक एक ही सेंटेंस लिखा है। तो आमतौर पे इस वीडियो का मकसद भी ये है, मैंने आपको इंट्रो में भी बताया है कि कैंडिडेट्स की एक ही तरह की गलतियां हो रही होती हैं। आप एक तो इन गलतियों को देख के भी सीख सकते हैं और आप अपने एसेस के अंदर भी इवेलुएट करते वक्त या करवाते वक्त ये चीज़ें नोट किया करें और अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे ज़रूर पूछिए कि हम कैसे अपनी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो द कैंडिडेट हैज़ रिटन लेंथी सेंटेंस, इतना लंबा सेंटेंस लिखा है तो जब आप इतना लंबा सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें फिर इस तरह की मिस्टेक्स होने का खदशा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो दिया दिया हुआ है कि लॉन्ग, ये मैंने साथ में लिखा भी है कि लॉन्ग सेंटेंसेस ऑफन कॉज मिस्टेक्स रिलेटेड टू सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट अदर मिस्टेक्स एज वेल। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इस कैंडिडेट ने और क्या मिस्टेक्स की हैं अपनी इस आउटलाइन के अंदर कि एक सेकेंड जी, लेट मी कम टू द फर्स्ट पेज अगेन। तो पहली बात तो होगी इस इन्होंने जो सेकंड हेडिंग दी है उस हेडिंग के अंदर इन्होंने जो चीजें दी हैं कि there are some countries that enjoy robust economic development despite having religious extremism, a counter viewpoint. So examiner has not asked you about this. आप एग्जामिनर की स्टेटमेंट को चैलेंज नहीं करें। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एज अ चैलेंज, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपने इसको डिफाइन करना है और इसके ऊपर इसको आपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि ये एज अ चैलेंज क्या है। तो इसमें आप काउंटर आर्गुमेंट ही हैज नॉट आस्क्ड यू, तो आप इसको ना लिखें। इसी तरह फिर हाउ इज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अ चैलेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये एक बहुत अच्छी सब हेडिंग है। इसमें इन्होंने कीवर्ड्स को यूज किया है जो टॉपिक के अंदर दिए हुए हैं, उन कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए इन्होंने लिखा है कि डिफरेंट इसकी ये 6 7 8 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप पहले तो मेन हेडिंग्स को 1 2 3 करें और नेक्स्ट हेडिंग्स को 3.1 3.2 की बजाय ABC कर दें। वो थोड़ा ज़्यादा देखने में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। फिर व्हाट आर द मेन कल्प्रिट फैक्टर बिहाइंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म? हैज द एग्जामिनर आस्क्ड दिस? दिस इज नॉट बीन आस्क्ड इन द टॉपिक। तो आप क्यों ऐसी चीजें लिख रहे हैं? तो टॉपिक के अंदर क्या ये पूछा हुआ है कि वजूहात बयान करें? सो इट्स टोटली इररेलेवेंट। ये जो हेडिंग है ये इररेलेवेंट है, ये टॉपिक के साथ नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ पे आ जाते हैं। तो इसमें है कि हाउ कैन एक्सट्रीमिज्म बी काउंटर टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो ये एक अच्छी हेडिंग थी, इसको हमने 1 बाय 1 किया, इसको भी उसी तरह ABC कर दें। और जब ऐसे स्टार्ट होता है तो ऑलवेज गिव हेडिंग ऑफ द टॉपिक। इस तरह ऐसे करके हेडिंग नहीं होती, आपने पूरे टॉपिक को दोबारा से लिखना है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एज अ चैलेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी एसए की हेडिंग है वो आपने दोबारा से लिख देनी है। उसके बाद आपने इसको शुरू करना है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि आई हैव mentioned try to avoid writing journal to specific indirect topics or in topics which are related to current and social issues। अब ये करंट इशू है या एक सोशल इशू भी आप कह सकते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ऐसे टॉपिक्स में आप जर्नल टू स्पेसिफिक मत जाएं, आप हमेशा अपने टॉपिक को हिट करें। आपकी इंट्रोडक्शन की पहली लाइन इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रांग और इतनी टू द पॉइंट होनी चाहिए कि एग्जामिनर वहां पे आप उसको अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब कर लें कि वाकई ये इसने टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है और ये इस टॉपिक पे अब आगे बात करेगा।
अब इसी तरह से आगे एक सेंटेंस इन्होंने लिखा है तो मैंने इसके साथ लिख दिया कि इट डज नॉट क्लैरिफाई व्हाट यू वांट टू से, दिस सेंटेंस इज वेरी वेग। इनका जो सेंटेंस है, सो सिग्निफिकेंटली आर दे रिप्रेजेंटिंग their identities, that religions are never the sole source of identity of these people, of those people। तो किन पीपल की बात हो रही है, क्या हो रहा है? हमने पीपल के पीछे किधर पड़ गए? हमने तो ये बताना है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इकोनॉमी को कैसे चैलेंज पोज कर रहा है। फिर इसी तरह से इससे आगे मैंने लिखा कि जी, इन्होंने लिख दिया जी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान। व्हाट डज दिस टर्म मीन, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कंट्रीज? तो आप प्रॉपरली लिखें द कंट्रीज फेसिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, द कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो प्रॉपर आप टर्मिनोलॉजीज के साथ चलें। और फॉर्मल राइटिंग में इस तरह के वर्ड्स को भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे सच एज, लाइक, और इस तरह से। आप इसकी बजाय ये यूज करें इंक्लूडिंग या इस तरह से। तो अब यहाँ पे ये लास्ट जो सेंटेंस है इसके अंदर दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यू आर राइटिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स सिंगुलर। इन्होंने क्या किया है कैंडिडेट ने, या इस एसे में हम क्या देख रहे हैं कि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज आर लिख दिया। तो ये दीज कंट्रीज आर नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ये इज होना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक्स भी बना रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो ये लिखा हुआ है जी कि द इंक्रीजेंट या increment in balance of payment crisis are on account of religious extremism, since the state machinery of these countries is always diverged to tackle the extremism। So what do you mean, what do you want to say? आप देखें अपने एसेस में कभी भी इस तरह के वेग और ऐसे सेंटेंसेस ना लिखें कि जो पिछले के साथ रब्त ना बनता हो। पीछे कोई और बात चल रही है, आगे ले आए कि जी उन कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, और फिर बात को प्रॉपरली कन्वे नहीं किया जा रहा। इंग्लिश के एसे का जो एग्जाम है ये आपकी ग्रामर का एग्जाम है कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट अपना पॉइंट जो है या अपना ओपिनियन, अपना आर्गुमेंट एग्जामिनर तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। आगे है डाउटलेसली, तो ये इनफॉर्मल है, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करें। इसकी बजाय जो फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है वो है अनडाउटेडली। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज के, फॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स यूज करें। एक्सट्रीमिज्म इज रेफर्स टू द एडवोकेसी और सपोर्ट। तो एक्सट्रीमिज्म इज रेफर्स, सो अगेन टेंस की और सब्जेक्ट वर्ब की मिस्टेक्स हैं। इस तरह यहाँ पे भी। अब ये जो सेंटेंस है, अक्सर कैंडिडेट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि कैंडिडेट सेंटेंस बहुत वीक लिखते हैं। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करनी है वो ऑब्जेक्ट ओपन छोड़ देते हैं, मेंशन नहीं करते कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस में है कि इट आल्सो इनहेंसेस एंड इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, फुल स्टॉप। भाई लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट? तो पूरी बात लिखे ना, किसका लिविंग स्टैंडर्ड? हमेशा जुमले में आप मुकम्मल बात लिखा करें, हमेशा आप जुमले में क्या करें, मुकम्मल बात करें। सो इसके बाद है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक्स हैं रिगार्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर के, कंपाउंड सेंटेंस को कैसे करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कामा नहीं डाला एंड से पहले, ये कंपाउंड सेंटेंस है जिसके अंदर दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस यूज हो रही हैं। इसी तरह से अगेन वही कंपाउंड और इस तरह से। फिर जी हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसके अंदर दिस इज नॉट, ये मैंने लिखा है कि दिस इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। इन्होंने क्या किया है कि सेंटेंस लिख के आगे फुल प्रपोजिशनल फ्रेज लिख के आगे फुल स्टॉप लगा दिए। लेट अस रीड इट टुगेदर। इन्होंने लिखा एज रशिया endured with religious extremism in northern region। तो अब इस नॉर्दर्न रीजन से पहले या रशिया, तो ये इससे पीछे एज का वर्ड, एज लग गया।
एज एक प्रपोजिशन है, तो ये तो प्रपोजिशनल फ्रेज बन गई है, जुमला तो है ही नहीं है। हमने तो पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, तो सेंटेंस पूरा लिखना होता है। फिर नेक्स्ट अगेन उसी तरह से यही यही मिस्टेक्स हैं इनकी। और यहाँ पे इन्होंने जो डेट मेंशन की, दिस इज टोटली इनफॉर्मल वे। आप प्रॉपरली लिखें कि जी 1738 डैश 53 नहीं, यूं लिखें फ्रॉम 1738 टू 1753, ये है फॉर्मल और फॉर्मल तरीका। इसी तरह से कहीं पे कैंडिडेट्स पंचुएशन की मिस्टेक्स बहुत हैं, मेरे पास काफ़ी एसेज आ रहे होते हैं, उनमें यही मिस्टेक्स कॉमन है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो की एक सीरीज आप लोगों के लिए लाऊं कि जो कैंडिडेट्स अपने एग्जाम्स या अपने जो मॉक पेपर्स हैं या अपनी जो अटेम्प्ट्स हैं जो खुद वो बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अगर तो वो एवेलुएट करा लें तो वेल एंड गुड, एवेलुएट ना कराना चाहें तो वो लोगों की इवैल्यूएशन हुई हुई जो मिस्टेक्स हैं, जो प्रॉपर उनके ऊपर उन्हें गाइडेंस मिल सके, तो उससे वो सीख लें। तो पंक्चुएशन के बाद कैपिटलाइज कर देना, कामा के बाद कैपिटलाइज नहीं किया जाता, कैपिटलाइजेशन हमेशा फुल स्टॉप के बाद ज़रूरी है। इसी तरह से ये व्हिच क्लॉज़, तो अब ये व्हिच क्लॉज़ जो है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज़ है, तो व्हिच क्लॉज़ हमेशा नॉन नेसेसरी होती है। तो ये इसको हम एसेसरी इंफॉर्मेशन या एक्सेसिव इंफॉर्मेशन या नॉन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के तौर पे जब भी हम लिख रहे होते हैं तो विच से पहले हमेशा कामा आता है। सो कामा ये ज़रूरी है, कैंडिडेट्स ये बड़ी मिस्टेक करते हैं कि विच क्लॉज से पहले कामा नहीं लगाया जाता और उससे आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाता है। इसी तरह ऑलवेज यूज डिफरेंट कनेक्टर्स बिफोर सेंटेंस टू गिव स्मूथ फ्लो। तो ये हमने फिर ये अब इसके अंदर क्या किया कैंडिडेट ने कि लेट मी इंसर्कल इट, एक सेकेंड जी। अब दिस इज नॉट द वे टू राइट इनफॉर्मल इंग्लिश, ये आप एकेडमिक इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप 12 के आगे परसेंट का सिंबल नहीं डालें, आप इसको फॉर्मली लिखें 12 और आगे परसेंट, PERCENT, प्रॉपर इंग्लिश का जो वर्ड है, डोंट डोंट यूज सिंबल्स। इसी तरह से लाइकवाइज यहाँ पे इन्होंने यूज किया है TLP, तो TLP को पीछे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि ये TLP क्या चीज़ है। इसी तरह से FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट टाइम आप पूरी फॉर्म में लिखें, साथ ब्रैकेट के अंदर आप इसको शॉर्ट इसकी कॉन्ट्रैक्शन लिख दें और फिर कॉन्ट्रैक्शन को आगे आप बेशक यूज करते रहें। अदरवाइज एग्जामिनर को क्या पता कि व्हाट डू यू मीन बाय दीज टर्मिनोलॉजीज। सो इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये लिखते हैं कि ये मैंने कहा कि वेयर गिव कंप्लीट मीनिंग राइट इन कंट्रीज, मतलब कि इन्होंने लिखा द अब्रप्ट राइज इन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वर्सन्स बिजनेस ओरिएंटेड मिलियो। कहाँ पे वर्सन करता है भाई, बता देना कि इन कंट्री, राइज ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री वर्सन्स बिजनेस ओरिएंटेड मिली। तो आप कंप्लीट मैसेज कन्वे करें, कभी भी अपनी बात को अधूरा ना छोड़ें। इसी तरह से अब यहाँ पे इस जुमले में इन्होंने रिपीट कर दिया है फर्स्ट सेंटेंस, आपके लिए मैं फिर से बैक पे लेके जा रहा हूँ। ये जो लास्ट सेंटेंस है आप इसको पढ़ें, फिर कंपेयर करें वीडियो को आगे मूव ऑन करके कि ये दोबारा से रिपीटिशन हुई हुई है। इसी तरह से ये जुमला बिल्कुल मीनिंगलेस है। अब इन्होंने यहाँ पे एक रेफरेंस दे दिया। देखें, इंग्लिश के एसए के एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपके रेफरेंसेस नहीं चेक कर रहा होता, रेफरेंस पुट अप करने का तरीका चेक कर रहा होता है। लेकिन बाज औकात बाज इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो इतनी अनडाउटेड होती है, इतनी क्लियर होती है, इतनी उसके अंदर वो इतनी फैक्चुअल होती है कि एग्जामिनर को भी लगता है कि यार कम से कम इसको ठीक तरीके से तो पुट अप करे ना। जैसे अब इस वीडियो में है, द इमेंस लॉस डिस्करेज्ड द लोकल मार्केट्स एंड, फिर से एंड चलें, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एंड रिड्यूस द बिजनेस ओरिएंटेड मिल्यू। तो भाई
ये कहाँ पे हुआ, बल्कि इससे पहले वाले का ये रेफरेंस है। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ रिलीजियस पार्टीज इन 2021 पाकिस्तान endured the loss of 36 बिलियन रुपीस। कहाँ से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कौन से ऑथर ने, कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, तो प्रॉपरली मेंशन करें। फिर इसी तरह यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया एंटी रिलीजियस। एंटी रिलीजियस का मतलब होता है कि रिलीजन के खिलाफ। यहाँ पे जुमले को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे वो कहना ये चाह रहे थे कि नॉन रिलीजियस, नॉन रिलीजियस तो वो गैर मजहबी, कि जिनका मजहब से दूर दूर तक कोई तल्लक ना हो, ये पॉइंट लिखना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर वोकेबलरी की मिस्टेक है, एंटी रिलीजन लिख दिया। अगेन द रिपोर्ट डिपिक्ट्स दैट, भाई कौन सी रिपोर्ट, तो इस तरह आप एग्जामिनर को, डोंट ट्राई टू डिसीव द एग्जामिनर। आप एग्जामिनर के साथ जितना आप फ्रेंडली रहेंगे, जितना आप फैक्चुअल रहेंगे, जितना आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उतना वो आपको फैसिलिटेट करेगा। जैसे ही आप एग्जामिनर को आए बाएं करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे यहाँ पे लिखा है द रिपोर्ट डिपिक्ट्स, तो विच रिपोर्ट। इसी तरह से अगेन ये परसेंट, ये भी इनफॉर्मल जा रहा है, तो ये मिस्टेक्स हैं। अब यहाँ पे रिपीटिशन है, और ये मैं आगे इसको चला रहा हूँ कि अब यहाँ पे इन्होंने कनेक्टिविटी पिछले पैराग्राफ के साथ इनहेंस करने के लिए, आप अपनी राइटिंग में रीडर को इंगेज रखने के लिए, कि उससे लग रहा हो कि हाँ मैं पीछे भी इसी तरह की बातें पढ़ रहा हूँ, तो इस तरह के आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आल्सो, लाइकवाइज, सिमिलरली, इन कंटिन्यूएशन, इस तरह से, अलोंग विद, और इस तरह से। अब ये क्या है कि ये एक मीनिंगलेस, एक फ्रेगमेंट है, इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट्स अ फ्रेगमेंट। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, अब इन सर्कल भी कर दिया। अब फ्रेगमेंट कैसे है? लिखा द रिलीजियस डॉगमेटिस्ट्स हैविंग बैंड वुमेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रेज्ड, फुल स्टॉप। तो ये आप एक फ्रेगमेंट्स डिफरेंट मिला रहे हैं, आप पूरा सेंटेंस लिखें, सेंटेंस को उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक, उसके बीच में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बीच में एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स, जो भी चीजें आपने लगानी है उनको प्रॉपर आप सेंटेंस हमेशा सोच के लिखा करें। फिर इस तरह से ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, क्लर्जिक लिखना चाह रहे थे तो क्लिजरिक लिख दिया इन्होंने। अब आप अपनी फॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह नहीं लिख सकते पाक, या जैसे इन्होंने लिख दिया अफ़गान, प्रॉपर फुल नेम लिखिए अफ़गानिस्तान। इसी तरह से हम आगे चलते हैं और मिस्टेक्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स व्हिच एस्पिरेंट्स ऑफ़न कमिट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये मैंने हाइलाइट किया कि ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया इनफॉर्मल फॉर देयर ब्रेड एंड बटर। तो इसका कोई मतलब नहीं समझ आ रहा पढ़ के। और फिर हाल्ट्स, हाल्ट्स यहाँ आगे आप देखेंगे, आप इसको रीड आउट करें तो आप एक दो जगह और भी आप पढ़ेंगे हाल्टेड, तो एक ही तरह का वर्ड बार बार यूज करें। तो ट्राई टू यूज सिनोनिम, ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स सो दैट टू पोर्ट्रे दैट यू हैव गुड वोकेबलरी। जरूरी नहीं है कि आप हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स का रट्टा लगा के वो रिप्रोड्यूस कर रहे हो। आप सिंपल लिखें, टू द पॉइंट लिखें, लेकिन अब ये भी ना करें कि हर एक एक जुमले में हाल्ट हाल्ट दो दो तीन तीन दफा एक ही वर्ड आप यूज कर रहे हो। इसी तरह से वाज, राइजन, तो वर्ब की फॉर्म की मिस्टेक है। यहाँ पे आ जाते हैं तो ये इन्होंने दोबारा से फुल फॉर्म नहीं लिखी, यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर दिया, रिपीटिशन है बहुत ज्यादा। और इंक्रीज्ड राइज, तो इंक्रीज्ड राइज का क्या मतलब होता है? इन दोनों वर्ड्स का तो एक ही जैसा मतलब है और एक ही जैसा इनका मकसद भी है और फंक्शन भी है। तो यूं लिखें इंक्रीज इन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या राइज इन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, कोई एक बात लिखें। तो इंक्रीज राइज ये रिपीटिशन हो रही है और ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉमर्स नहीं लगे हुए विच क्लॉज से पहले। उसी तरह से आप जब भी एडजेक्टिव क्लॉज ऐड करें, टू द एडजेक्टिव क्लॉज ऑलवेज एड्स टू द मीनिंग ऑफ द नाउन विच इज रिटन बिफोर इट।
In this case it is adding to the noun tourism. ये जुमला पढ़ने वाला है, इसके अंदर लिखा कि it hampers the real image of the country and discourages tourists to visit. To come to countries for tourism which is already experiencing extremism is not easy for tourists. अब ये जो मैंने कमेंट लिखा है कि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा अपने से पहले वाले नाउन को मजीद इनहेंस कर रहा होता है, उसके मीनिंग में ऐड ऑन कर रहा होता है. अब विच क्लॉज इज एडजेक्टिव क्लॉज? अब इससे पहले जो नाउन लिखा हुआ है वो है टूरिज्म. अब ये तो टूरिज्म की बात कर रहा है कि टूरिज्म जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रही है एक्सट्रीमिज्म को. हालांकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंट्रीज जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रही हैं एक्सट्रीमिज्म को, वहां पे टूरिज्म की नीयत से जाना आसान काम नहीं है टूरिस्ट के लिए. तो आपने क्या किया कि ड्यू टू रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज आपका ये जुमला गलत हो गया. आगे इन्होंने एक बड़ा ही एक दिलचस्प सा दिया एक आर्गुमेंट लिखते हैं. दिस रीजन, ये गिलगित बल्तिस्तान की एक मिसाल दे रहे हैं कि वहां पे कोई एक्सट्रीमिज्म का वाकया हुआ. तो दिस रीजन हैज इन सच अ वे दैट नॉट सिंगल टूरिस्ट विजिट गिलगित बल्तिस्तान. इट हैज बीन 24 days. तो भाई आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे जिस डेट पे बैठ के, उसके 24 days बाद तो आपका पेपर एवेल्युएशन के लिए नहीं चला जाएगा ना. आप प्रॉपर डेट के साथ लिखें. आप कब की बात कर रहे हैं? दिस इज वेरी वेग रेफरेंस. यू मस्ट गिव एग्जैक्ट डेट्स. आप बताएं कि इन जनवरी 2022 दिस इंसिडेंट हैपेंड. उसके बाद जनवरी 2022 से लेके मार्च 2022 तक टूरिस्ट ने विजिट नहीं किया. अब 24 days, 28 days, 12 days, 3 days, एग्जामिनर को क्या पता आप कब बैठ के लिख रहे हैं. सो दिस डज नॉट साउंड्स वेल. ये कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा. अब ये इस पे डायरेक्टली ये इररेलेवेंट है. सी द कमेंट्स इन आउटलाइन सेक्शन, ये इररेलेवेंट था, इसमें पूछा ही नहीं गया हुआ था. अगेन ये भी दोनों जो पेजेस हैं ये भी. और फिर यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं. इनके अंदर या तो वर्ब्स नहीं है या तो ऑब्जेक्ट्स नहीं है और इस तरह से. फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. अब हिज/हर नहीं लिखते बल्कि यूं लिखते हैं हिज OR और हर. ये फॉर्मल लैंग्वेज में स्लैश का कोई कंसेप्ट नहीं है. इसी तरह से रिजल्टेंटली नहीं, एज अ रिजल्ट इज द प्रॉपर फ्रेज. एज अ रिजल्ट लिखें आप हमेशा. रिजल्टेंटली कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है. आगे आ जाते हैं. सो यहाँ पे अगेन आपका टेंस की और सब्जेक्ट वर्ब की मिस्टेक्स हैं. सो यू हैव वेरी एक्सेसिवली यूज्ड दिस स्टाइल. आप अपने स्टाइल्स के अंदर भी वेरिएशन लेके आए. आप अब इस कैंडिडेट ने क्या किया, हर सेंटेंस, हर दूसरा सेंटेंस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडजेक्टिव क्लास से शुरू किया है. आपको एग्जामिनर कहता है कि 2000 से लेके 2500 अल्फाज तक आप एक तफसील के साथ एक कंप्रिहेंसिव एक ऐसे लिखें जिसके अंदर आप वेरिएशन इन लैंग्वेज, वेरिएशन इन राइटिंग स्टाइल, वेरिएशन इन सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझे दिखाएं कि आपको काफी ज्यादा वेरिएशन के साथ आर्गुमेंट बिल्डअप करना आ रहा है. एक ही स्टाइल बार बार ये मोनोटोनस सा हो जाता है और एग्जामिनर उकता जाता है और आपके ऐसे को वो उड़ा के रख देता है. तो इसलिए आप यूज रिपीट करें लेकिन एक पैराग्राफ के बाद दूसरे में फिर या तीसरे में इस तरह से करें. यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो की मिस्टेक्स हैं. ये जुमला आप लोग खुद पढ़िएगा और साथ में मैंने एक कमेंट लिख दिया है, राइट इट लाइक दिस कि दिस विल नॉट ओनली कंट्रोल द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज बट आल्सो डिस्करेजेस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू, और आगे फिर ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये आप खुद यहाँ से इस जुमले को देखें जरा कि इन्होंने क्या किया कि नॉट ओनली को पहले लिखने की बजाय बाद में लिख दिया. लास्ट में देर इज टू मच रिपीटिशन ऑफ एज. ये भी एज है, ये भी एज है, तो ये एज हाल्ट, तो रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो रही है वोकैबुलरी की.
तो ऑल ये अगेन ये ऑलवेज ऐड कॉमा आफ्टर prepositional phrase when it comes in start of the sentence. This is rule. prepositional phrase के तीन तरीके हैं इस्तेमाल करने के. Let me tell you. फर्स्ट वन इज सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में. सेकेंड वन इज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. और थर्ड वन इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द ऑब्जेक्ट. जब भी prepositional phrase इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आएगी तो उसके बाद हमेशा कॉमा लगता है फॉर्मल राइटिंग के अंदर. जब भी prepositional phrase कभी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आएगी तो उस फ्रेज से पहले भी और उस फ्रेज के बाद भी दोनों साइड्स पे कामा लगेगा. और अगर एंड पे आ रही है तो आप कामा ना भी लगाएं फिर भी इट्स ओके. अगर एज एन इंटरप्टर आप यूज कर रहे हैं कि आप बात कहीं और की कर रहे हैं और एकदम से एज एन इंटरप्टर के एकदम से रीडर की अटेंशन को दोबारा कैच करने के लिए फिर आप कामा लगा सकते हैं. तो ये तो उसके रूल्स हैं. और इन ऑन द लास्ट पेज अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री. भाई पूरी बात लिखते हैं ना, पूरा जुमला क्यों नहीं लिखते हैं. तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है तमाम एस्पिरेंट्स से, जब भी आप लिख रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, एसे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो पूरा कंप्लीट पूरा मतलब कन्वे करें. आप एग्जामिनर के पास नहीं बैठे होंगे जब वो मार्क कर रहा होगा कि जी मेरा मकसद तो ये था इधर कहना, मैं तो ये कह रहा था. वो क्या करेगा, तो कहेगा भाई मुझे नहीं समझ आई, क्रॉस लगाएगा, आगे चलेगा. अगेन यहाँ पे ये एंड पे ना इन्होंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लिया है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट करके भी आगे कोई उसका इंट्रोगेटिव का पूरा वो इस्तेमाल नहीं किया कि क्वेश्चन मार्क लगाएं या कुछ भी. और बार 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 एक ही मिस्टेक पॉइंट आउट हो रही है. तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को आप बार-बार इन मिस्टेक्स को देखें. और अगर आप समझ रहे हों कि इनसे इम्प्रूवमेंट आ रही है तो वेरी गुड. और अपने फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं सीएसएस स्पेशल के लिए या अपकमिंग जो सीएसएस एग्ज़ाम है उसके लिए, उनके साथ भी ये शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें. इसके साथ-साथ अगर आप अपनी कोई भी अपना अटेम्प्ट किया हुआ मॉक एग्ज़ाम या ऐसे इवैल्यूएट कराना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, आप मुझे उस पे राब्ता कर सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट भी करके अगर मज़ीद कोई बातें, कोई पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. और इसके साथ-साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉर इवैल्यूएशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं अगली वीडियो में मज़ीद और भी इसी तरह की एसेस की इवैल्यूएशन लेके आ रहा हूँ. Stay tuned with me. Thank you.